चलें जी, इस लेक्चर में हम देखते हैं कि भाई टारगेटेड प्राइस हम अपनी प्रोडक्ट की कैसे निकाल सकते हैं। पूरा एक प्रोसीजर है, पहले उसकी थ्योरी देख लेते हैं, फिर मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखा दूंगा कि कैसे काम करता है। ये बहुत आसान है, पढ़ने में शायद थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगे, जब करने लगेंगे तो ये 2-3 मिनट का प्रोसेस है टोटल। अच्छा जी, सबसे पहले है कि इसके लिए आपने Amazon FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर यूज करना है। आप गूगल पे जाके सिंपली लिखें Amazon FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर, तो आपके पास आ जाएगा। इवन मैंने अगली स्लाइड्स के अंदर उसका लिंक भी दिया है। तो आपने स्टेप्स कौन से फॉलो करने हैं, ये सारी अब गेम हो रही है टारगेटेड प्राइस की। ये कंसेप्ट आपने माइंड में रखना है कि ये सारे स्टेप्स जो हो रहे हैं ना, टारगेटेड प्राइस निकालने के लिए हो रहे हैं। टारगेटेड प्राइस निकालने के लिए आपको पहले कुछ चीजें चाहिए होती हैं, अब उनको देखते हैं कि वो कैसे आएंगी। सबसे पहले आपने अपनी प्रोडक्ट का वॉल्यूमेट्रिक वेट फाइंड आउट करना होता है। एक होता है वेट आपका यूनिट वेट, जो नॉर्मली आप यूज करते हैं किलोग्राम के अंदर या ग्राम्स के अंदर। एक और होता है वॉल्यूमेट्रिक वेट, जो कि प्रोडक्ट की डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी हाइट, विड्थ, लेंथ, इन चीज़ों के ऊपर। तो सबसे पहले आपने वॉल्यूमेट्रिक वेट फाइंड आउट करना है। अच्छा, जब आपके पास वॉल्यूमेट्रिक वेट आ जाएगा, उसके बाद आपने शिपिंग चार्जेस एस्टिमेट करने होते हैं। वो एग्जैक्ट नहीं होते, एस्टिमेटेड होते हैं आपके। तो आपने एक एस्टिमेट लगाना होता है कि भाई शिपिंग चार्जेस मुझे कितने पड़ेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके पास वैल्यूज हैं शिपिंग चार्जेस की, और इसके अलावा जो आपके कंपैरेटर की सेलिंग प्राइस हो, इन दोनों चीज़ों को, जो आपके पास शिपिंग चार्जेस निकले हैं, और कैसे निकलते हैं शिपिंग चार्जेस वो भी देखते हैं आगे। शिपिंग चार्जेस जो आपके पास हैं और जो आपके कंपैरेटर की सेलिंग प्राइस है, उसको आपने लेकर जाना है अमेजोन FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर के अंदर। अब आगे देखिए फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप में वो कहता है कि भाई आप कोई रैंडम सी प्रोडक्ट कास्ट ऐड करें कैलकुलेटर के अंदर। अब कैलकुलेटर के अंदर आपने तीन चीजें डालनी होती हैं। एक तो आपने कंपैरेटर की सेलिंग प्राइस डालनी होती है, दूसरे नंबर पे आपने एस्टिमेटेड शिपिंग चार्जेस डालने होते हैं, तीसरे नंबर पे आपने डालनी होती है प्रोडक्ट की कास्ट। जब ये तीन चीजें आप डाल के कैलकुलेट के बटन पे प्रेस करते हैं, तो जो FBA कैलकुलेटर है वो आपको आपका प्रॉफिट बता देता है, परसेंटेज के अंदर भी और डॉलर्स के अंदर भी बता देता है। तो अब आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए, आपको शिपिंग चार्जेस चाहिए, एस्टिमेटेड शिपिंग चार्जेस, इसके अलावा कंपैरेटर की सेलिंग प्राइस, वो तो आप उसका एस इनपुट करके या उसकी लिस्टिंग से आराम से देख सकते हैं कि वो कितने की प्रोडक्ट बेच रहा है, वो आपको वहां से मिल जाएगी। शिपिंग चार्जेस आपको कहाँ से मिलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक वेट से मिलेंगे, और वॉल्यूमेट्रिक वेट आगे हम कैलकुलेट करेंगे। और तीसरी जो वैल्यू है वो है प्रोडक्ट कास्ट। वो आपने रेंडम सी कोई भी पुट करनी है, या फिर alibaba.com के ऊपर जाके अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखिए, जो नीचे सप्लायर प्राइसेस दे रही हूँ उनमें से कोई लिख ले रैंडम सी। अच्छा, अब आपने सपोज कर लेते हैं आपकी जो कंप्यूटर की सेलिंग प्राइस है वो है $20, शिपिंग चार्जेस आपको पड़ रहे हैं $5। ठीक है, अब आपने टॉप पे लिखना है कैलकुलेटर के अंदर, ये आगे सारा कुछ आएगा, सिर्फ थ्योरी पहले समझा लो। टॉप के ऊपर आपने सेलिंग प्राइस के अंदर कंपैरेटर की जो सेलिंग प्राइस है $20, वो लिखना है। उसके बाद आता है जो ऑप्शन, वो होता है शिपिंग चार्जेस का, उधर आपने डाल दिया $5। ठीक है, नीचे अब आखिरी ऑप्शन जो आपके पास आएगा वो होगा प्रोडक्ट कास्ट का। उधर आपने खुद से अज्यूम करके कुछ भी लिख देना है, $3 या $2 या $1, कुछ भी लिखें। आप जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेटर आपको एक जवाब देगा कि भाई इसके ऊपर आपको 10% बच रहा है, या 20% प्रॉफिट बच रहा है, या 40% बच रहा है। तो अगर तो आपको उस प्राइस के ऊपर 40% या उससे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, तो आपने उस प्राइस को लेना है एज अ टारगेटेड प्राइस। अगर आपको उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है 10% या 20%, आपने फिर क्या करना है, जो प्रोडक्ट कास्ट आपने लिखी हुई है उसको कम करते जाना है। पहले अगर आपने 3 लिखी है तो फिर आपने 2 करके चेक कर लेना है, 2 लिखेंगे फिर प्रेस करेंगे, फिर वो एक और प्रॉफिट मार्जिन देगा आपको। अगर 2 पे भी आपको नहीं बचता, फिर आपने 1 लिखना है। तो जिसके ऊपर आपको 40% प्रॉफिट मार्जिन आए, तो वो वाली जो प्राइस होगी ना आपकी, वो आपकी टारगेटेड प्राइस होगी। अभी आगे ये सारा कुछ आएगा, सिर्फ थ्योरी आप थोड़ी सी समझ लें कि ये काम कैसे करता है। अच्छा जी, अब ये सारी गेम हो रही है टारगेट प्राइस की। उसके लिए आपको वॉल्यूमेट्रिक वेट चाहिए, और वॉल्यूमेट्रिक वेट किस लिए चाहिए, क्योंकि आपने शिपिंग चार्जेस निकालने हैं। अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसकी डेफिनेशन है रेफर्स टू द ओवरऑल साइज ऑफ द प्रोडक्ट। इसके दो तरीके हैं वॉल्यूमेट्रिक वेट फाइंड आउट करने के, एक है मैनुअल मेथड और एक है ऑटोमेटिक मेथड। तो आप जो भी यूज करना चाहें कर सकते हैं, हम मोस्टली ये मैनुअल यूज करते हैं। इसमें आपने करना ये है कि आपका जो कंपैरेटर है उसकी प्रोडक्ट की जो डायमेंशंस हैं, उसकी हाइट, विड्थ और लेंथ, ये आपको उसकी लिस्टिंग से मिल जाएगी।
लिस्टिंग में आप नीचे जाएं, जो मैंने आपको प्रोडक्ट रिसर्च के एक सेशन में बताया था कि प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन लिखा होता है लिस्टिंग के नीचे, या फिर जो आपके टूल्स हैं उनके अंदर भी डायमेंशन आ रही होती हैं। उधर से जाके आपने अपनी प्रोडक्ट की, कंपेटर की जो प्रोडक्ट है उसकी हाइट, विड्थ एंड लेंथ लेनी है। और अगर वो इंचेस के अंदर है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है, अगर वो सेंटीमीटर में है तो बस ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, हाइट की, विड्थ की और लेंथ की, जो भी वैल्यू है उनको तीनों को आपस में ज़र्ब देनी है। उसके बाद जो आंसर है उसको आपने डिवाइड कर देना है 5,000 के ऊपर। 5,000 पे जब आप डिवाइड करेंगे या 5,000 पे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके प्रोडक्ट का वॉल्यूमेट्रिक वेट होगा इन किलोग्राम। वॉल्यूमेट्रिक वेट इन किलोग्राम। अब आपने वॉल्यूमेट्रिक, जो भी आपके पास जवाब आया वॉल्यूमेट्रिक वेट का, आपने उसको मल्टीप्लाई करना है $3 से। अगर आप शिपिंग चार्जेस सी की ले रहे हैं, शिपिंग दो तरह से होती है, इवन तीन तरह से होती है, ट्रेन के थ्रू भी होती है, सी के थ्रू भी होती है और एयर के थ्रू भी होती है। तो हम लोग मोस्टली सी के थ्रू जाते हैं क्योंकि वो थोड़ी चीप पड़ जाती है और हमारा प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो आपने उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना। सपोज कर लेते हैं आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट निकला 1 kg, ठीक है। अब आपने 1 को मल्टीप्लाई करना है $3 के साथ या 3 के साथ, तो आपके पास जो जवाब आएगा वो $3 आएगा, और आपका जो जो शिपिंग चार्जेस होंगे वो होंगे $3। बस सिंपल सा कंसेप्ट है। तीनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करके 5,000 पे डिवाइड कर दो, वॉल्यूमेट्रिक वेट इन केजी आ जाएगा। और जो वॉल्यूमेट्रिक वेट इन केजी आएगा उसको आपने जरूर दे देनी है $3 से, अगर आप सी शिपिंग के थ्रू जा रहे हैं। और अगर आपका क्लाइंट कहता है नहीं मुझे एयर शिपिंग चाहिए और मुझे 8, 10, 12 दिन के अंदर प्रोडक्ट यूके यूएसए में चाहिए, तो फिर आपने 8 या 9 से उसको जरूर देनी है। क्योंकि मार्केट के अंदर जो इस वक्त प्राइस चल रही है सी शिपिंग की, वो $2 से लेकर $3 के दरमियान है अप्रोक्सीमेटली। और जो एयर है वो 7 to 10 है। तो मैंने ये मिडिल वाले फिगर लिख दी 8 to 9। तो आपने उससे उनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आपके एक यूनिट के शिपिंग चार्जेस निकल आएंगे कि आपके प्रोडक्ट का जो एक यूनिट या एक पैक है उसके शिपिंग चार्जेस इतने लगेंगे। अच्छा जी, ये तो मैनुअल मेथड था। एक और है ऑटो मेथड। इसमें आपने डीएचएल की वेबसाइट पे जाना है, उधर जाके आपने अपनी प्रोडक्ट की जो भी डायमेंशंस हैं वो आपने सेंटीमीटर के अंदर पुट कर देनी है, और फिर आपने कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है, तो आपके पास आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट इन केजी आ जाएगा। ये इधर मैंने ये स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है और ये लिंक भी है, आप लोग सीधा इस पर क्लिक करके वेबसाइट के ऊपर जाके अपनी वैल्यू पुट करें तो आपके पास वॉल्यूमेट्रिक वेट आ जाएगा। और जब आप उसको, उस वॉल्यूमेट्रिक वेट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, शिपिंग चार्जेस आ जाएंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे सब नोट कर लें कि क्या हमने हमेशा अपनी प्रोडक्ट के शिपिंग चार्जेस वॉल्यूमेट्रिक वेट के लिहाज से कैलकुलेट करने हैं, तो इसका जवाब है नो। हमने देखना होता है कि हमारी प्रोडक्ट का वॉल्यूमेट्रिक वेट ज्यादा है या यूनिट वेट ज्यादा है। यूनिट वेट कहा जाता है एक्चुअल वेट को, और वॉल्यूमेट्रिक वेट जो उसकी हाइट, विड्थ एंड लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने देखना है कि भाई आपकी प्रोडक्ट का वॉल्यूमेट्रिक वेट ज्यादा है या फिर यूनिट वेट ज्यादा है। तो अगर तो उसका यूनिट वेट है, सपोज कर लेते हैं 2 kg, और उसका वॉल्यूमेट्रिक वेट निकलता है 1 kg, तो आपने वॉल्यूमेट्रिक वेट को भूल जाना है, आपने यूनिट वेट के साथ ही जाना है। लेकिन ये है कि उसके लिए आपको वॉल्यूमेट्रिक वेट कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट का जो एक्चुअल वेट है वो ज्यादा है या वॉल्यूमेट्रिक वेट ज्यादा है। तो आपने हमेशा उस वेट के साथ जाना है जो ज्यादा हो वैल्यू में, क्योंकि जो शिपिंग चार्जेस लगाते हैं ये कंपनीज, तो वो जो ज्यादा वैल्यू होती है उसके साथ जाते हैं। अगर वॉल्यूमेट्रिक ज्यादा है तो उसके साथ जाएंगे, यूनिट वेट ज्यादा है तो उसके साथ जाएंगे। तो ये एक कंसेप्ट है, आपने माइंड में रखना है। ये ना हो कि आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट कम निकले और यूनिट वेट ज्यादा हो और आप शिपिंग चार्जेस कैलकुलेट कर बैठे वॉल्यूमेट्रिक वेट से। बस ये मोटी बात माइंड में रख लें कि हमेशा उस वैल्यू या उस वेट के साथ शिपिंग चार्जेस कैलकुलेट करने हैं जो ज्यादा हो, चाहे वो वॉल्यूमेट्रिक हो या फिर वो यूनिट हो। उसके बाद ये यूनिट वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट का हमने पहले से ही डिस्कस कर लिया है। ये ओवरऑल साइज की तरफ जाता है, जो आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट है जिसमें आपकी लेंथ, वेट सारा कुछ आ जाता है। जबकि एक्चुअल वेट को इस चीज से कोई कंसर्न नहीं होता कि वेट कितना है या हाइट कितना, सॉरी हाइट कितनी है या लेंथ कितनी है, वो सीधा सीधा जो आपका वेट आ रहा होता है वो उसको देखता है। अच्छा, नीचे वही वाली बात मैंने दोबारा लिखी हुई है जब ऊपर आपको कंसेप्ट समझाया है कि इट्स नॉट ऑलवेज कंपल्सरी टू यूज volumetric way to calculate shipping charges and then find targeted price. You need to use value having greater than other। मतलब ये है कि आपने हमेशा उसके साथ जाना है जो वेट ज्यादा हो, चाहे वो वॉल्यूमेट्रिक वेट हो या यूनिट वेट हो। ये दोनों आपको मिल सकते हैं, टूल्स से भी मिल जाएंगे, जो आपका कंप्यूटर होगा उसके ऊपर अगर आप कोई हीलियम के एक्सरे रन करेंगे उधर से भी आइडिया हो जाएगा, या फिर आप उसको
लिस्टिंग को खोल के नीचे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो वहाँ दोनों चीजें आ रही होती हैं, प्रोडक्ट की डायमेंशंस भी होती हैं और यूनिट वेट तो सीधा सीधा लिखा होता है कि इतने केजी है या इतने पाउंड है, तो आपने वाला मीट्रिक वेट निकाल के देख लेना है कि ज्यादा कौन सा है। अगर तो यूनिट वेट ज्यादा है तो आपने उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और आपके पास जवाब निकल आएगा शिपिंग चार्जेस का। अच्छा जी, नीचे एक एग्जांपल है, सपोज कर लेते हैं, वो कहता है कि आपकी प्रोडक्ट का जो यूनिट वेट है वो 1 kg है और आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशन ये वाली हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100 सॉरी 10 सेंटीमीटर। और अब उसका वॉल्यूमेट्रिक वेट हम फाइंड आउट कर देते हैं। हमने तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया और इसका जो जवाब आया 250, इसको हमने डिवाइड कर दिया 5000 के ऊपर, तो हमारे पास जवाब जो आया 0.05 kg इन वॉल्यूम इज वॉल्यूमेट्रिक वेट। अब ये हम आपके पास है वॉल्यूमेट्रिक वेट और ये है यूनिट वेट। अब आप लोग बताएं कि भाई आप यूनिट वेट के साथ जाएंगे या वॉल्यूमेट्रिक वेट के साथ जाएंगे, सोच लें जरा। अच्छा जी, अब सिंपल सा कंसेप्ट है, ऊपर भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब आपने यहाँ पे यूनिट वेट को कंसीडर करना है क्योंकि ये ज्यादा है, ये 1 kg है और ये 0.05 kg है, बहुत कम है इससे। तो आपने हमेशा ज्यादा वाली वैल्यू के साथ जाना है, यूनिट वेट के साथ अब आप लोग जाएंगे। उसके बाद ये नीचे लिखा गया कि यू विल फॉलो द यूनिट वेट। उसके बाद अब आपने शिपिंग चार्जेस कैलकुलेट करने हैं, वो इस तरह से करेंगे कि आपका जो ये है यूनिट वेट है वो 1 kg है, तो यहाँ पे 1 आ गया और $3 आपको सी के थ्रू शिपिंग चार्जेस पड़ती है, तो 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास $3 जवाब आ गया। सो $3 विल बी योर प्रोडक्ट शिपिंग चार्जेस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपने नाउ विजिट मेन कंपेटिटर लिंक एंड चेक हिज सेलिंग प्राइस। मैंने पहले कहा था कि आपको दो चीजें चाहिए इसके लिए, एक आपके पास शिपिंग चार्जेस चाहिए, दूसरे आपको कंपेटिटर की सेलिंग प्राइस, वो आप उसके लिंक से आराम से देख सकते हैं। अच्छा जी, अब ये दो चीजें आज आ गई आपके पास। अब ये है हमारे पास Amazon FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर। मैं जरा इसको जूम इन करता हूँ। अच्छा जी, ये आप जब कैलकुलेटर की स्क्रीन कैलकुलेटर खोलेंगे अपने लैपटॉप के ऊपर तो वहां पे ये इस तरह से आपको सीन नजर आएगा। सीन ये लिंक भी है, आप इधर से भी जा सकते हैं कैलकुलेटर के अंदर। तो सबसे पहले एटम प्राइस, ये वो वाली प्राइस है जिसके ऊपर आपका कंपेटिटर बेच रहा है। तो सपोज कर लेते हैं हमारा कंपेटिटर जो बेच रहा है वो है $50 की एक प्रोडक्ट बेच रहा है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद शिपिंग शिप टू Amazon, ये $3, हमने जो ऊपर $3 निकाले हैं वही हमने यहाँ पे लगा दिए, $3। उसके बाद एंड पे जो आपने वैल्यू देखनी है वो ये है कास्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ये एंड पे है। मैंने कहा था आप लोगों को कि आपको 3 वैल्यूज चाहिए होती है इसके लिए। एक ये ऊपर वाली कंपेटिटर की सेलिंग प्राइस, वो उसके लिंक से निकाल लें। शिपिंग चार्जेस वो ऊपर हमने निकाल लिए हैं। कास्ट ऑफ द प्रोडक्ट मैंने कहा था कि ये या तो आप अली बाबा की वेबसाइट पे जाके देख लें कि आपकी प्रोडक्ट की क्या प्राइस मिल रही है एवरेज, उसमें से कोई लगा के देख लें या आप रैंडम से कोई वैल्यू पुट करें। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि भाई हमने अगर $15 कास्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट होगी, हमने मैन्युफैक्चरिंग कास्ट पुट की है और $3 हमने शिप टू Amazon या शिपिंग फी लगाई है और $50 हमने सेलिंग प्राइस लगाई है कंपेटिटर की देख के। अच्छा जी, इसमें वो ये कहता है कि योर टारगेट प्राइस विल बी $18, ये $15 ये वाली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और ये $3 शिपिंग वाली, ये दोनों मिला के कितने हो गए 18। आपकी जो टारगेटेड प्राइस होगी वो $18 होगी और उसमें दोनों चीजें मैन्युफैक्चरिंग भी होगी और शिपिंग भी करानी होगी आपने अपने सप्लायर से। और आप इस प्राइस से ऊपर नहीं जा सकते, मीन आपने 18 से नीचे नीचे ही इस प्रोडक्ट को सोर्स करना है या ऐसा सप्लायर ढूंढना है जो 18 से नीचे नीचे आपको बना के दे। और इसके ऊपर आपको जो प्रॉफिट बन रहा है वो मेरे ख्याल में, मैं जूम इन करता हूँ, वो 36% बन रहा है आपका प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपने 40% को टारगेट करना है कि आपका प्रॉफिट 40% बने, मीन आप इसको 18 से भी कम पे सोर्स करें तो बेहतर है। अदरवाइज 35% भी चल जाता है, लेकिन जितना ज्यादा होगा उतना फायदा है आपको, जितना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन को आप ऊपर ले जाएंगे। तो अब अगर हमारे पास यहाँ पे 36% है, अब आपने इसको 40 करना है, उसका सिंपल सा तरीका है, आपने ये जो कास्ट ऑफ प्रोडक्ट है ना, इसको आपने 15 की बजाय 13 कर देना है। 13 जब करेंगे दोबारा से इधर कैलकुलेट पे प्रेस करना है, तो ये आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है ये बढ़ जाएगा। तो आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि भाई मैंने इसको 15 नहीं 13, 13 और ये 3 जे हो गए, ठीक है, $16 पे अगर मैं इसको कर लूँ तो मेरे पास 40% प्रॉफिट बन सकता है।
तो इस तरह से आपने ना इस रेवेन्यू कैलकुलेटर को यूज करना है। ये बहुत ही आसान है, आप लोग ऐसे मजाक मजाक में इसको यूज कर लेंगे। हाँ, अगर कोई पहली दफा ये देख रहा है तो उसको शायद लगे कि ये बहुत टफ है। बहुत ही आसान है, सिर्फ एक दफा करने की देर है। इस लिंक के थ्रू चले जाएं। अगर ये लिंक सही परफॉर्म ना करे तो गूगल पे सिंपली जाके लिख दें Amazon FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर। उसके बाद जो पहला पहला नीचे ऑप्शन है उसको ओपन कर लेना है। तो उसके बाद वो आपको दो ऑप्शन देगा कि भाई आप सेलर सेंट्रल के थ्रू जाना चाहते हैं या फिर एज अ गेस्ट जाना चाहते हैं। आपने एज अ गेस्ट वाले को क्लिक कर देना है। एज अ गेस्ट जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये पूरा आपके पास खुला आएगा कैलकुलेटर। अब आपने काम ये करना है, आपका जो कंपैरेटर है मेन, उसका एसएन कॉपी करके आना है। और एसएन कॉपी करने के बाद यहाँ पे इससे ऊपर वो स्क्रीनशॉट भी इधर नहीं है, एक जगह होती है एसएन वाली, वहां पे एसएन पुट करके सर्च प्रेस करेंगे। जब सर्च करेंगे तो फिर उसके बाद ये नीचे सारा आ जाएगा और फिर आपने उसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर देनी है। दोबारा से बता देता हूँ, कंपैरेटर का एसएन कॉपी करके आना है। रेवेन्यू कैलकुलेटर गूगल के ऊपर पहले खोल के कंपैरेटर का एसएन कॉपी करके आएंगे और उधर पेस्ट करेंगे। यहाँ पे ऊपर जगह होगी, अभी प्रैक्टिकल में दिखा भी दूंगा। तो आप जब सर्च करेंगे तो नीचे ये इस तरह का ये पूरा पेज खुला आएगा। पहले सिर्फ उसके ऊपर वो वाली जगह होगी एसएन पुट करने वाली। फिर ये जब खुला आएगा तो फिर आपने इधर ये तीन वैल्यूज पुट करनी है। और कंपैरेटर का एसएन इसलिए हम पुट करते हैं ताकि अमेजोन की जो सेलिंग ऑन अमेजोन फीस है, रेफरल फीस है या फिर पिक पैक शिप फीस है, वो अमेजोन खुद ही लगा दे। ये देखें, ये फुलफिलमेंट बाई अमेजोन फीस और सेलिंग ऑन अमेजोन फीस, तो ये अमेजोन खुद ही इधर ऐड कर देता है, ये हमें नहीं लगानी पड़ती। तो इस वजह से हम कंपैरेटर का लिंक यूज करते हैं ताकि उसके ऊपर जो लग रहे हैं चार्जेस अमेजोन उससे ले रहा है तो उनका भी हमें पता चल जाता है। अच्छा, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, इनको देख लेते हैं। ट्रेड एश्योरेंस। ट्रेड एश्योरेंस अली बाबा का एक प्रोग्राम है। इसमें ये होता है कि जब आप किसी भी सप्लायर के साथ डील डन करते हैं तो अली बाबा उसमें थर्ड पार्टी के तौर पे काम करता है। अगर आपके दरमियान कोई कंफ्लिक्ट या कोई इशू अराइज होता है सप्लायर और आपके दरमियान, तो अली बाबा के लोग उसको या उसकी जो सपोर्ट है वो उसको रिजॉल्व कराती है आपके दरमियान। तो आपने हमेशा ऐसे सप्लायर के साथ जाना होता है जो कि ट्रेड एश्योरेंस एक्सेप्ट करता हो। ट्रेड एश्योरेंस के बगैर वाले सप्लायर के साथ आपने नहीं जाना होता। वो देखेंगे आगे कि कैसे पता चलता है कि इसके पास ट्रेड एश्योरेंस है या नहीं है। उसके लिए हम एक फिल्टर यूज करते हैं। तो जो ट्रेड एश्योरेंस के बगैर वाले हैं वो ऑटोमेटिकली वेबसाइट से गुम हो जाते हैं, ट्रेड एश्योरेंस वाले रह जाते हैं जस्ट। उसके बाद है RFQ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। इसमें ये होता है कि आप जाके आपकी जो भी इंक्वायरी होती है वो पुट करते हैं अली बाबा की वेबसाइट के ऊपर और डिफरेंट सप्लायर्स आपको कांटेक्ट करते हैं कि भाई हम आपको ये प्रोडक्ट बना के दे सकते हैं। लेकिन ये इतनी रिकमेंडेड नहीं है, आपने इसको यूज नहीं करना। जैसे कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि RFQ होती क्या है। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन कहा जाता है कि भाई मैं आपको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आप मुझे जरा बताओ कि भाई आप कितने में बना के दोगे। इसमें फिर ये होता है कि RFQ के अंदर जो ऐसे सप्लायर जो ट्रेड एश्योरेंस नहीं भी होते और जिनके जो वेरीफाइड भी नहीं होते, वो फिर आपको मैसेज करना शुरू हो जाते हैं। तो हम इसको यूज नहीं करते, लेकिन ये है कि आपको इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। उसके बाद है फ्रेट फॉरवर्डर। हम कैसे कांटेक्ट करते हैं वो आगे मैं बताऊंगा डिटेल। फ्रेट फॉरवर्डर, ये पहले मैंने आपको बता दिया कि ऐसी कंपनी होती है जो कि शिपिंग में आपको हेल्प करती है आपके प्रोडक्ट की। उसके बाद है प्रोमिनेंट वेबसाइट्स फॉर सोर्सिंग। सोर्सिंग के लिए सबसे जो प्रोमिनेंट वेबसाइट है वो alibaba.com है। हमने आज तक जितने प्रोडक्ट के ऊपर काम किया है वो सारे की सारी हमने यहीं से सोर्स किए हैं। बाकी अगर यहाँ से आपको नहीं मिलता तो नीचे ये तीन चार और है, madeinchina.com है, DSGate है और 1688.com है। तो इनके ऊपर से भी आप सप्लायर फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी इस कोर्स के अंदर हम जो सारा फोकस रखेंगे वो अलीबाबा के ऊपर ही रखेंगे, क्योंकि 90% काम आपके यहीं से हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास प्री रिक्विजिट्स। आपने सप्लायर को कांटेक्ट करने से पहले कौन कौन सी चीजें बना लेनी होती हैं। अब ये देखिए, हमने सारा एक बैकग्राउंड बना लिया, अपने चीजों को समझ लिया, कंसेप्ट्स और टर्मिनोलॉजीज हमें पता चल गई। अब हमने एक वर्ड फाइल तैयार करनी है जिसके अंदर हम पूरा एक डाटा लिख देते हैं और फिर वही डाटा कॉपी करके सप्लायर्स को भेज देते हैं, 15-20 सप्लायर्स को, कि हाँ भाई हमें इस तरह के प्रोडक्ट चाहिए, क्या आप हमें दे सकते हैं। और हमारे जो भी कंसर्न और क्वेश्चन होते हैं हम उधर डाल देते हैं ताकि सप्लायर को पता चल जाए कि एग्जैक्टली हम चाह क्या रहे हैं। अब सबसे पहले है कि आपने कंपैरेटर का कंप्लीट एनालिसिस करना है। हमने ये पहले उधर भी पढ़ा है प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर, इधर दोबारा मेंशन है। आपने कंप्लीटली देखना है कि क्या चीज बेच रहा है, क्या डायमेंशन है, मटेरियल क्या यूज कर रहा है और वेट कितना है इसका। एक एक चीज आपने देखनी है कंपैरेटर की प्रोडक्ट की।
उसके बाद है कि मटेरियल आपने देखना है, कौन सा मटेरियल चूज कर रहा है, वो आपको उसकी लिस्टिंग से पता चल जाएगा, और उसकी इमेजेस में देखेंगे तो वहां से आपको और ज्यादा पता चल जाएगा कि ये क्या बला है और किधर यूज होती है। आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। उसके बाद है कि आपने एक वर्ड फाइल बनानी है, या कोई भी फाइल बना लें जिस तरह आपको अच्छा लगता है। उसके अंदर अपनी प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन आपने ऐड कर देनी है, फीचर्स ऐड कर देने हैं। उसके बाद आपकी प्रोडक्ट में या आपके कंपेटिटर की प्रोडक्ट में अगर कोई खामियां हैं, आप इंप्रूव कराना चाहते हैं, वो भी आपने उधर मेंशन कर देने हैं। अगर आप अपनी प्रोडक्ट को बंडलिंग करना चाहते हैं, सपोज आप पेंसिल बेचने जा रहे हैं और उसके साथ आप रेजर भी बेचना चाह रहे हैं, या फिर आप पेन बेचना चाह रहे हैं और उसके साथ आप इंक भी साथ सेल करना चाह रहे हैं, मीन कोई भी बंडलिंग करना चाह रहे हैं आप, तो आपने वो मेंशन करना है कि भाई मुझे सिंपल नहीं चाहिए ये चीज, मुझे बंडल की फॉर्म में चाहिए। इसके साथ एक दो और चीजें जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो भी चाहिए, वो भी आपने उधर मेंशन करनी है उस फाइल के अंदर। अभी आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप अपनी एक फाइल बना रहे हैं, आप अपना होमवर्क कर रहे हैं, ठीक है, आपने ऊपर स्टेप्स कर लिए, आपने टारगेट प्राइस निकाल दी, अब आप अपनी प्रोडक्ट के सारे फीचर्स और सारा कुछ लिख रहे हैं। उसके बाद आपने अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस भी उधर उस फाइल में ऐड कर दें। उसके बाद आपने टारगेट प्राइस और एमओक्यू अपने माइंड में रख लेना है कि भाई मुझे कितना एमओक्यू चाहिए। एमओक्यू मैंने ऊपर बताया, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कि आप कितने यूनिट आपको चाहिए, 200 300 500, तो वो आप अपने क्लाइंट के बजट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। मोस्टली ये है कि अगर आपका जो कंपैक्टर है, सपोज कर लेते हैं महीने के वो 200 यूनिट बेच रहा है, तो आपको 600 यूनिट मंगवाने चाहिए, तो मतलब 3 महीने की इन्वेंट्री हो आपके पास, तो आप आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाएंगे। मेन आउट ऑफ स्टॉक जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो खैर, आपके माइंड में ना एक एमओ की होनी चाहिए भी मैंने 200 यूनिट मंगवाने हैं, 300 500, और टारगेटेड प्राइस आपकी क्या है ये आपके माइंड में होनी चाहिए। आप चाहें तो शीट में लिख लें, नहीं तो आपके माइंड में होनी चाहिए कि भी मैंने इस प्राइस से ऊपर नहीं जाना। उसके बाद आपने उस शीट को सेव कर लेना है। अब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन एक शीट के अंदर आ गई, आपकी प्रोडक्ट के सारे फीचर्स, सारी चीजें, बंडलिंग की इंफॉर्मेशन, इसके अलावा एमओक्यू कितना आपको चाहिए, ये भी आपने मेंशन कर देना उधर शीट के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद आपने एक और फाइल बनानी है जिसे कहते हैं सप्लायर कंटेक्ट टेम्पलेट। अच्छा, इसकी फाइल आपको मिल जाएगी रिसोर्सेज में, मैं एक दे दूंगा सैंपल, आप लोग उधर से देख सकते हैं जिस तरह हम यूज करते हैं, वरना वो सारी चीजें मैंने इधर भी लिख दी हैं। अदरवाइज आपकी क्या कहते हैं, आपको काफी फायदा होगा, वो मैं दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं टेम्पलेट को। अच्छा, अब आपने एक नई फाइल बनानी है और उसमें ये सारे स्टेप्स लिखने हैं जो मैंने लिखे हुए हैं कि भाई मेरा नाम अली है और मैं फलां कंपनी का मैनेजर हूँ, कोई भी कंपनी का नाम आप लोग लिख दें अपनी मर्जी की, और हम किचन की प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं और हमें आपकी एक प्रोडक्ट पसंद है जिसका नाम है गार्लिक प्रेस। उसके बाद आपने बताना है कि भाई वी वांट प्रोडक्ट विद फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस या फिर फीचर्स, और इसके नीचे आपने अपनी ऊपर वाली स्लाइड्स वाली सारी इंफॉर्मेशन डाल लेनी है, इस शीट वाली सारी इंफॉर्मेशन आपने उस दूसरी के अंदर डाल लेनी है, ये 2 3 लाइनें लिख के। ठीक है, अब आप अपना एक फाइनल टेम्पलेट बनाने जा रहे हैं जो कि आप सप्लायर को भेजेंगे। ऊपर आपने सिर्फ फीचर्स और सारी इंफॉर्मेशन गैदर की थी, इधर आप उसको एक इंट्रोडक्शन भी दे रहे हैं कि भाई मैं हूँ कौन और मुझे किस तरह की प्रोडक्ट चाहिए, तो आप उसको सारी डिटेल्स बताएंगे। फिर उसके बाद ये नीचे आप सारी चीजें लिखेंगे कि भाई मुझे बताओ कि आप इस प्रोडक्ट की टीडीपी प्राइस कितनी दोगे, जिसमें आप मुझे सारा कुछ करके दोगे, मैन्युफैक्चरिंग प्लस पैकेजिंग प्लस लेबलिंग प्लस शिपिंग सारा कुछ करोगे, तो वो या फिर आप मुझे ई एक्स वर्क सॉरी एक्स वर्क या ई एक्स डब्ल्यू प्राइस दो, और मुझे जो एमओक्यू चाहिए वो 300 यूनिट चाहिए। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे लिख दिया, आप यहाँ पे 1000 भी लिख सकते हैं, आप 500 भी लिख सकते हैं, जितने आपके माइंड में है या जितने आपके क्लाइंट का बजट है। उसके बाद आपने पूछना है कि भाई क्या आप कस्टम पैकेजिंग ऑफर करते हो या नहीं। कस्टम पैकेजिंग से मुराद है मेरी मर्जी की पैकेजिंग, मैं अपनी मर्जी की अगर पैकेजिंग कराना चाहूँ, मीन आप अपने क्लाइंट के लिए, तो क्या आप वो करोगे या नहीं, ये कुछ सवाल आपने उससे पूछने होते हैं इधर ही। विल यू प्रोवाइड फ्री लेबलिंग, आप मुझे लेबल्स फ्री में लगा के दोगे या नहीं लगा दोगे। और ये भी पूछना है कि भाई आप किस तरह की पैकेजिंग ऑफर करते हैं। ठीक है, ये कुछ सवाल आपने उससे पूछने हैं। ये अब आपके पास एक फाइनल टेम्पलेट आ जाएगा जिसमें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होगी, ये वाली ये जो ऊपर स्लाइड में हमने ये डिस्कस की है। उसके बाद ये आपका ये इंट्रो होगा सारा कुछ, और आपने ये फाइल अपने पास सेव कर लेनी है, और इमेजेस भी होंगे आपके पास उस फाइल के अंदर। अब यहाँ तक ये आपका प्रोसेस हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि आगे हमने कैसे प्रोसीड करना है, या फिर कैसे सप्लायर्स को शॉर्ट लिस्ट करना है और कैसे आगे प्रोसीड करना है।